कहते हैं शौक बड़ी चीज़ होती है और ये किसी उम्र की मोहताज नहीं। मैं मयंक शेखर आप सभी का स्वागत करता हूँ आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम तो आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो शौक से जुड़ा हुआ है। हम सभी सुनते आ रहे हैं कि शौक से लोगों की पहचान बनती है, शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं आपको आज ये दिखाने जा रहा हूँ कि यही शौक हमारी हम उम्र हैं, उनकी आज पहचान बन चुकी है। तो देर न करते हुए मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा उस शख्स से जिनका नाम है गुनगुन गुप्ता और वो हमारी हम उम्र है। तो बहुत बहुत स्वागत है गुनगुन जी आपका हमारे आसिफ एकेडमी के खास कार्यक्रम द गोल्डन आवर में। तो गुनगुन जी बात यहाँ पर शौक की है, तो आप किस तरह का शौक रखती हैं और आपका ये शौक कब से चल रहा है और आप अभी क्या कर रहे हैं? मेरा शौक है स्टैम्प कलेक्शन, मतलब कि डाक टिकटें जो पुरानी डाक टिकटें होती हैं उसको जमा करना, उसका कलेक्शन करना जी। ये शौक मुझे जब मैं क्लास 9th में थी तब से आया है और अभी तक ये चल ही रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गुनगुन जी मैं जानना चाहूँगा, चूँकि हम जैसा कि जानते हैं डाक टिकटों का कलेक्शन काफ़ी कठिन होता है, तो आपको ऐसा करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये कलेक्शन करना चाहिए, या ये आपका शौक कब जगा, कैसे जगा, क्यों जगा? डाक टिकट का कलेक्शन एक अलग ही दुनिया है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ रंग बिरंगी टिकटें आपको देखने को मिलेंगी। टिकटों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हम किताबी ज्ञान कहते हैं ना, किताबी ज्ञान हर चीज़ नहीं होता। यहाँ से डाक टिकट से आप कुछ अलग सीख सकते हैं। आप कुछ बहुत तरीके के डाक टिकट होते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अवेयरनेस इस सोसाइटी में आप फैला सकते हैं। मुझे डाक टिकट्स का कलेक्शन करने का इंस्पिरेशन जब मैं क्लास 9th में थी तो हमारे स्कूल में फिलाटेली काउंटर लगा था। हज़ारीबाग का जो पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पोस्ट ऑफिस, वहाँ के कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ स्कूल पे। तो बस वहाँ पे वो बहुत एक ऐसे ही टेबल पे वो स्टाम्प्स एक लाइन पे लगा करके रखे थे। वो बहुत अलग ही था, वो डिफरेंट था, जो कभी फील नहीं हुआ था उसको देख करके, वो चीज़ था। फिर वहाँ से जागा कि नहीं, इसको करना चाहिए, बस वहाँ से। तो गुनगुन जी अभी आप क्या कर रही हैं? अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं 12th पास आउट हुई हूँ, साइंस स्ट्रीम था मेरा जी। तो इसका मतलब है कि आप पिछले 3 वर्षों से आप इस चीज़ का कलेक्शन कर रहे हैं? 4 वर्षों से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्टाम्प कलेक्शन है वो काफ़ी कठिन होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो आपने जब इसकी शुरुआत की तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कठिनाई का सामना कब करना पड़ा? एक दौर ऐसा भी आया होगा जब लगा होगा कि वाकई ये काफ़ी कठिन है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उस सफ़र के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। आपने सही कहा कि हर चीज़ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। बिल्कुल। ये कलेक्शन करने में काफ़ी मुश्किलें आई। पहले तो स्टाम्प्स का वैसा कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये मैंने खुद पे स्टार्ट किया था, खुद से स्टार्ट किया था और वैसा कुछ इंस्पिरेशन नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था जिससे पूछ सके। तो बस फर्स्ट टाइम जब हमारे स्कूल में फिलाटेली मतलब पोस्ट ऑफिस के कुछ लोग आए थे तो उनसे कांटेक्ट हुआ। वो बताया कि हमारे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्टैम्प्स हैं जिनको आप खरीद सकती हैं। तो फिर मैं गई वहाँ पे, स्टैम्प्स देखा, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ख़रीदा। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो पता चला कि जो स्टैम्प कलेक्शन है वो एक्चुअली नए स्टाम्प्स का भी कलेक्शन है, लेकिन जो स्टाम्प कलेक्शन होता है वो पुराने स्टाम्प्स का, उसमें ज़्यादा वैल्यू होता है। तो फिर मैं वहाँ पे मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि लेटर्स तो अब के ज़माने में लोग लिखते नहीं हैं, अब तो सब चीज़ फ़ोन पे होता है। तो आज लेटर्स पे पहले, क्योंकि लेटर जो भी लिखते थे उसके ऊपर पे स्टाम्प्स आता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं ना, जो हमारे घर पे लेटर्स पहुंचाते हैं, तो फिर उनसे बातचीत पे पता चला कि स्टाम्प्स, ओल्ड स्टाम्प्स आपको कलेक्शन करना पड़ता है, मतलब कि आपको लेटर्स भेजना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसके ऊपर पोस्टल। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो सारे
जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले यहाँ स्टाम्प्स चिपकाते हैं, जिसके कारण हम स्टाम्प्स जो भी कलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सारे स्टाम्प्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हमें बाल गंगाधर तिलक का मिल रहा है, ये टेंपल का मिल रहा है, अक्षरधाम टेंपल का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तरीके के स्टाम्प्स इस लेटर पे पोस्ट ऑफिस वाले चिपकाते हैं। और ये स्टाम्प्स आप अपनी अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जिनको भेज रहे हैं वो आप सस्ते स्टाम्प्स चूज़ करते हैं या फिर महंगे वाले चूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप जब भेजते हो किसी को तो उससे आप सामने वाला कलेक्ट कर सकता है। तो गुनगुन जी, मैं काफ़ी इच्छुक हूँ ये जानने के लिए कि जब आपने अपने कलेक्शन की शुरुआत की थी तो पहला डाक टिकट का कलेक्शन आपका कैसा था, वो आपने कहाँ से प्राप्त किया, वो शुरुआत कैसी रही थी आपकी? मैंने सबसे पहले अपना डाक टिकट 2017 में मैंने शुरू किया था। तो उसमें उस कलेक्शन में मेरा सबसे पहला स्टाम्प जो था वो रामायण और महाभारत का था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, वहाँ से मैंने बहुत सारे डाक टिकट खरीदे थे। तो उनमें से सबसे पहला मेरा रामायण का था। मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसमें। ये मेरा रामायण का पहला स्टाम्प है। इतना सुंदर, वाकई इसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा, जैसे सबरी, जो राम जी सबरी के झूठे बैल खाते हैं, फिर अयोध्या जब वो आते हैं, फिर सीता माँ जब बैठी रहती है। तो इसका मतलब है कि इस डाक टिकट में मतलब पूरी रामायण का एक दृश्य आपको देखने को मिलता है। हाँ, वाकई तो बहुत काबिल तारीफ है कि आपने शुरुआत बहुत बेहतर ढंग से किया और बहुत ही सही जगह से किया। और महाभारत के भी कुछ ऐसे ही हैं, आप ये देखिए। इसमें जब वो जब श्री कृष्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा है, हाँ, जब श्री कृष्ण अर्जुन का जब युद्ध चल रहा था उस वक्त इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाक टिकटों से सीख सकते हैं। डाक टिकट, जैसे मैंने आपको बोला ना कि रंग बिरंगी दुनिया है ये, यहाँ पे बस किताबी ज्ञान के अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे भी मैंने आपको बताया, इससे बच्चे जो भी, मैं कहूँगी कि अगर कोई आप और भी इसको इस कलेक्शन को कैरी ऑन कर सकते हो तो बहुत सही है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो गुनगुन जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि डाक टिकटों का कलेक्शन वाकई बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत जगह पर जाना पड़ता है और मतलब इसमें ढूंढना पड़ता है। तो आप मतलब एक लड़की होने के नाते तो आप अपने मतलब घर से ही बैठ कर किया या फिर आपको मतलब कहाँ जाना पड़ता था, कैसे कलेक्ट करती थी आप? क्योंकि आपने बताया कि रामायण और महाभारत से मैंने शुरुआत की थी, काफ़ी पुराने डाक टिकट का भी इसमें कलेक्शन बताया आपने। तो मतलब आप कहाँ से मतलब आप इसे कैसे कलेक्ट करते थे, घर से ही बैठकर या फिर कहीं जाना पड़ता? सबसे पहले डाक टिकट के कलेक्शन के लिए मैं सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को इसका ये दूंगी, क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो शायद आज जितना कलेक्शन है, जितना भी अवार्ड्स मिला है वो नहीं मिलता। क्योंकि जब मैंने अपना पहला स्टाम्प पोस्ट ऑफिस से खरीदा था तो माँ थी जो कि उन्होंने पैसा दिया था खरीदने के लिए। अगर वो नहीं होती तो मेरा जो डाक टिकट का कलेक्शन है वो शुरू नहीं होता, कभी नहीं होता। और फिर जब भी मैं ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे फिलाटेली काउंटर लगते हैं, आप अवार्ड्स फंक्शन होते हैं जहाँ पे सभी फिलाटेलिस्ट जो डाक टिकट का कलेक्शन करते हैं उनको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टैम्प फेस्ट होते हैं कई जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने स्टैम्प्स को सेल करते हैं। तो वहाँ से भी मैं ऐसे बहुत सारे जगहों पे गई हूँ, जैसे बोकारो, रामगढ़, फिर मैं रांची भी गई थी, नेशनल लेवल पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सेल करते हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा स्टाम्प होता है, जो उनके पास पहले से है और उसका भी एक्स्ट्रा है, तो वो आपको दे देते हैं। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि आपने इसमें काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना किया, आप काफ़ी जगहों पर गई तब जाकर आपने ये स्टाम्प का कलेक्शन किया, है ना? हाँ। तो मतलब इसमें तो सबसे बड़ी बात जो अब आती है वो एक होती है कि पैसा। क्योंकि आपको जब आपने बताया कि स्टैम्प को खरीदना, चूँकि पुराने स्टैम्प्स तो वो सस्ते तो होते नहीं होंगे, वो चूँकि महंगे भी होते होंगे, तो ये जो आपका जो सपोर्ट है, मनी सपोर्ट, तो आपको कहाँ से मिलता था? ये आप अपनी पॉकेट मनी बचाकर खरीदती थी या आपको फिर से अपनी माँ की तरफ से ही मिलता है अभी भी, या वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिलता था?
पहले तो माँ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इनिशियली जब शुरू में माँ बहुत सपोर्ट करती थी। पॉकेट मनी से भी बचा करके मैंने बहुत सारे स्टैम्प्स खरीदे। और बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि मैं जब ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती थी, तो उससे जो मुझे फीस मिलता था तो वो मैं कुछ स्टैम्प्स में लगाती थी, और कुछ मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, तो वो मैं पेड़ पौधों को खरीदने में लगाती थी। और फिर जब भी हम स्टाम्प फेस्ट में जाते थे तो जब पापा को लगा कि हाँ इस पे कुछ है, इस पे मेरी बच्ची को बहुत सब तरफ से फेम मिल रहा है, सब लोग जान रहे हैं, तब फिर पापा ने भी मुझे बहुत अप्रोच किया, मतलब बहुत सपोर्ट किया। स्टाम्प फेस्ट पे जब भी कुछ अलग यूनिक दिखता था तो मुझे मेरे पापा वो खरीद के देते थे। तो गुनगुन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो स्टैम्प्स है वो खरीदना पड़ता है, तो अब तक आपने कितने स्टैम्प्स कलेक्शन किए और इसके पीछे आपने कितने खर्च किए? ज़रूरी नहीं है भैया कि हम सारे स्टैम्प्स को खरीदे ही। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम एक जगह से दूसरी जगह रहकर भी अपने लोगों को लेटर्स भेज सकते हैं, जो कि अब के ज़माने में लोग नहीं करते हैं। अगर मुझे किसी रिलेटिव को अगर लेटर भेजना है, फ़ोन ना यूज़ करके हम लेटर भेजें, तो हम उसके ज़रिए पोस्ट जो स्टैम्प्स होते हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा खरीदना ज़रूरी नहीं है स्टैम्प्स को, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे खरीद करके कलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं से इस तरह के लेटर्स को भेज करके। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम हर जगह हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं। हर शहर के, हर कंट्री के जगहों पे हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं। तो जैसे अभी हम इंडिया पे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे रिलेटिव अमेरिका में बैठे हो, तो अमेरिका के लिए का जो भी पोस्ट स्टैम्प्स होगा वो तो हमारे पास नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम इंडिया में रह करके, जैसे अभी हम झारखंड पे हैं, तो अगर हमारे वेस्ट बंगाल पे कुछ स्टैम्प्स, वहाँ पे हम कुछ भेज सकते हैं, वहाँ से कुछ स्टैम्प्स हमारे पास आ सकते हैं। उड़ीसा हो गए, मतलब आप स्टेट टू स्टेट आप वैरी करोगे तो एक नए स्टैम्प्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है गुनगुन जी कि आप जो स्टैम्प्स भेजती हैं कुछ कॉस्ट उसका भी लगता है, तो आखिरकार वो किस तरह के स्टैम्प्स होते हैं और उनकी क्या कॉस्ट होती है? अगर जो आपने अभी ऑप्शन बताया कि आप भेज कर भी स्टैम्प्स को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो किस रेंज तक में आ सकते हैं? स्टैम्प्स बहुत उनका जो कॉस्ट होता है वो वैरी करता है। आपको 1 रुपए का भी स्टाम्प मिलेगा, आपको 50 पैसे का भी स्टाम्प मिलेगा, आपको 500 रुपए का भी स्टाम्प मिलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए का स्टाम्प खरीद करके उस पर्टिकुलर लेटर पे आप चिपकाते हो। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना, देखिए ये 25 रुपए का है ये स्टाम्प, ये 5 रुपए का है, ये 15 रुपए का है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए के स्टाम्प को चिपकाते हो एक पर्टिकुलर लेटर पे। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार आपने इस कलेक्शन के दौर में आपका सबसे पुराना डाक टिकट कलेक्शन कौन सा था? उसे आपने कब किया था और वो आपको कहाँ से मिला था या उसे आपने कहाँ से लाया था? उसका सफ़र कैसा रहा था? मेरा सबसे पुराना डाक टिकट ये मलेशिया का एनवेलप्स है, जिसके कारण मुझे नेशनल लेवल पे भी सेलेक्ट किया गया था। ये काफ़ी पुराना है, जैसा आप देख रहे हैं। ये बेल्जियम का है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनका जो डाक टिकट का कलेक्शन है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये जो मैं आपको डाक टिकट आपके सामने दिख रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मलेशिया का डाक टिकट है। और इतना ही नहीं, मैं आपको अभी बेल्जियम का भी दिखाता हूँ जो कि इन्होंने कलेक्शन में किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कितना मुश्किल होता है ये कलेक्शन करना। ये डाक टिकट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेल्जियम का है। गुनगुन जी, ये रंगून का है। कहाँ का? रंगून का है। क्या बात है! ये जो डाक टिकट आप देख रहे हैं ये रंगून का है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपने सफर को जारी रखने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा और कितनी कठिनाइयों से परे होकर के भी इन्होंने अपने जो इस डाक टिकट का संग्रहण का सफर है उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। वाह गुनगुन जी, वाकई गुनगुन जी, काबिले तारीफ है आपका ये सफर, जो कि काफी कठिनाइयों भरा था पर फिर भी आपने नहीं छोड़ा। मैं काफी उत्सुक हूँ आपके उस पूरे कलेक्शन को देखने के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि और क्या क्या इस कलेक्शन में है। ये जब इंडिया में पहली बार जब एयरलाइंस का इनॉग्रेशन हुआ था, उस टाइम पे ये पोस्टल स्टाम्प आया था। ये मेरे पास जितने भी इंडिया का जितना भी कलेक्शन है उसमें सबसे पुराना मेरे पास ये है। ये फर्स्ट डे कवर है।
वाओ। मतलब जब पहले फर्स्ट डे टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था तब ये आया था। और ये मैंने 2018 पे जब मैं रांची के स्टाम्प फेस्ट पे गई थी जी। तो मुझे ये वहाँ से मिला था। और ये सारे जो आप मेरे पास देख रहे हैं जितने भी मलेशिया के हैं ये सब मुझे नोएडा से मिला है। दिल्ली। दिल्ली नोएडा से। वहाँ पे एक फिलाटेलिस्ट है जिनसे मेरा कांटेक्ट है, मनीष मोहन उनका नाम है। तो वहाँ से मैं मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स जितने भी मेरे आउट ऑफ कंट्री है, जैसे पाकिस्तान के स्टैम्प्स हो गए, चाइना के हो गए, और भी बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सारे के जो जो भी स्टैम्प्स है अदर कंट्री के, वो मैं वहाँ से ही उनसे मंगवाती हूँ। क्या बात है। तो ये जो आपने दिखाया इंडियन एयरलाइंस एयरबेस का शुभारंभ, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को इसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा, तो क्या आप इसके बारे में बता सकती हैं? हाँ, जब पहली बार बॉम्बे बैंगलोर के लिए जब एयरलाइंस बना था तो उस टाइम पे, क्योंकि बॉम्बे जैसा हम जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और बैंगलोर भी उसी के रेंज पे आता है, तो वहाँ पे ट्रेन से सफ़र करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बैंगलोर इस ईस्ट ईस्ट वेस्ट साइड पे और बैंगलोर साउथ पे है। तो उसके लिए एयरलाइंस, फर्स्ट एयरलाइंस आया था इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंट जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के, उसके बाद तब का ये स्टाम्प है, पोस्टल ये स्टाम्प है, और उसका ये फर्स्ट डे कवर है, मतलब फर्स्ट एनवेलप है ये। क्या बात है। और भी कई तो तरह के दर्शकों, envelope है जैसा हमारे कि आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी पुराना है, लगभग 50 वर्षों से भी अधिक पुराना, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के 76 साल हो चुके हैं, और ये उस समय का। तो अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई ये सफर कितना कठिन होगा, कितना कठिन रहा होगा। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप भी इनसे सीख लीजिए, अगर आपका भी कोई शौक है और अगर कहीं भी आप अटक रहे हैं तो आप इसे, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कठिन सफर और भी किसी चीज़ के कलेक्शन में होता होगा। क्या बात है गुनगुन जी। तो अब आप अपने कुछ कलेक्शन दिखाइए, और मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार उस कलेक्शन को आपने कब और कहाँ से लिया था। कुछ खास कलेक्शंस को मैं देखना चाहूँगा आपके। मेरे पास है एक कलेक्शन है जो गोल्ड प्लेटेड है, कॉपर प्लेटेड है और सिल्वर प्लेटेड है। क्या बात है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गुनगुन जी, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि अभी तक आपने 4 सालों के सफ़र में कितने स्टैम्प्स का कलेक्शन किया और कहाँ कहाँ का है वो। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मेरे पास 5000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टैम्प्स है, और अगर अदर कंट्रीज़ की बात करूँ तो वो भी मेरे पास 2000 से 3000 प्लस स्टैम्प्स है। क्या बात है। जिनमें अदर कंट्रीज़ में मेरे पास नेपाल की स्टैम्प्स है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मलेशिया, और भी कई तरह की कंट्री के स्टैम्प्स हैं मेरे पास, यूएसए, अमेरिका, ये सब के। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि आपके पास तकरीबन 8000 स्टैम्प्स मौजूद हैं आपके इस स्टैम्प कलेक्शन में। तो आपके इस सफ़र में मैं जानना चाहूँगा कि सफ़र तो काफ़ी कठिन रहा, तो इसमें आपको क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई, कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया और आप कैसे इसमें आगे बढ़े। इसको सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि पोस्ट ऑफिस पे की तरफ से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं फिलाटेली एग्जीबिशंस में। फिर मैं सबसे पहले रामगढ़ गई थी, वहाँ पे मुझे ब्रोमन मेडल मिला। फिर मैं रांची गई, झारपेक्स में वहाँ पे गई, वहाँ पे भी मुझे सम्मानित किया गया था 3rd प्राइज़ से। फिर बोकारो में 2nd प्राइज़ मिला। फिर मैं नेशनल लेवल के लिए भी सेलेक्ट हुई, पर मैं नेशनल लेवल जा नहीं सकी क्योंकि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम्स था, ईयर 2019। फिर मैं स्कूल की तरफ से भी मुझे कई बार इस तरह के स्टाम्प फेस्ट में मुझे भेजा गया, और वहाँ पे भी मेरा कलेक्शन काफ़ी अच्छा था बाकियों से इन यंग जनरेशन, क्योंकि मेरे उम्र के लोग, अभी बहुत सारे लोग हैं जो स्टाम्प्स के बारे में नहीं जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे जनरेशन के लिए ये चीज़ नया है, तो उस कारण से मुझे बहुत सारे जगहों पे मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं। और फिर स्कूल पे भी जब भी इस तरह का एग्जीबिशन लगता था तो वहाँ पे भी मिलता था। पोस्ट ऑफिस में रिसेंटली कोविड के समय पे अक्टूबर में 2020 में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था भारतीय डाक टिकट की तरफ से। क्या बात। झारपेक्स से मुझे कांस्य मतलब ब्रोंज मेडल मिला, फिर रामगढ़ पे भी मिला स्टाम्प फेस्ट पे।
तो गुनगुन जी, मैं बस अब इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप इसी तरह से अपनी पहचान बनाती रहें, आगे बढ़ती रहें। और इस बात का मुझे दुख है कि आपका नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप नहीं जा पाए अपनी बोर्ड्स के कारण। जो कंपटीशन शायद 4 वर्षों में एक बार होता है ना। हाँ। तो मैं अब आगे आपको बस यही गुड विशेष देना चाहूँगा कि आप इसी तरह से अपनी पहचान आगे बनाती रहें, और नेशनल लेवल ही नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाएं और इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। आपका तो बहुत इसी इन्हीं गुड विशेष के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर अगली मुलाकात होगी हमारी, फिर